1, 2, 3, come on. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन 5.0 चालू हो चुका है और इसके साथ में अनलॉक 1 की भी शुरुआत हुई है, जिससे कुछ कुछ चीज़ों में हमें छूट मिलेगी। तो देखा जाए किस किस चीज़ों में छूट मिलती है। अगर हमारे कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेजों में छूट मिलेगी तो हम फिर से कॉलेज, स्कूल और ट्यूशन को स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले पिछले सेशन के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने विलोपन विधि पढ़ा था, जो बच्चों के कमेंट को देखकर हमें ऐसा लगता है कि इन लोग को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से काफ़ी अच्छा लगा। तो आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में ये मेंशन नहीं रहेगा कि आप पर्सनली इस विधि से हल करें। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा आपका ग्राफ विधि से, कि इसे ग्राफ विधि से हल करें। वो आपका क्वेश्चन एक फिक्स रहेगा। उसके बाद किसी भी विधि से आपको एक समीकरण हल करने के लिए दे दिया जाएगा। आप उसको जो भी विधि अच्छा लगता है, चाहे उसको प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगे या विलोपन विधि अच्छा लगे, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, अगर ये विधि भी अच्छा लगता है तो आप इसे भी अपना सकते हैं और आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग पढ़ेंगे 3.5, जो वज्र गुणन विधि पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा 3.5 प्रश्नावली है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। क्या कह रहा है बच्चों, समझे आप लोगों ने कि हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर 3.2 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, 3.2 में उस विधि का इसमें प्रयोग करना है। अनुपात वाला हम लोगों ने पढ़ा था, A1/A2, B1/B2, C1/C2, जो हम लोग अनुपात निकालते थे और देखते थे कौन कौन सा अनुपात बराबर है और किस कंडीशन में क्या होता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता चुका है। तो आप लोग जानते हैं अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो उसका अपरिमित रूप से एक हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो इसके अनेक हल होंगे। और A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2 के तो उसका कोई हल नहीं होगा, वो समांतर रेखाएं होंगी। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस चीज़ को एक बार आप फिर से रिमाइंड कर लीजिए अपने दिमाग में, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला की ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है एक, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा और इतने अच्छा तरीका से आपको लगेगा कि आप बहुत ही आसानी तरीके से आप हर एक प्रश्न को वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इक्वेशन जो होता है, समीकरण जो होता है, हम लोग को दो चर वाले समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 1 के लिए A1x B1y बराबर या C1 आप दे दीजिए, या फिर इधर ही C1 दे के बराबर में 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद होता है ये पहला, और दूसरा हो गया A2x प्लस B2y बराबर C2। ये दो इक्वेशन होता है, आप जानते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे हैं, इससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से अवगत हैं इस बात से। ठीक है, तो इसको वज्र गुणन विधि क्यों कहा गया है, इस बात को समझेंगे। वज्र गुणन विधि इसको क्यों कहा गया है, तो वज्र गुणन विधि कहने का मतलब है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तिरछा गुना होता है, x y, और यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब भी हम x को लेंगे तो उस पर A1 इंक्लूड नहीं होगा, और जब भी हम y को लेंगे तो उसमें b नहीं इंक्लूड होगा, और जब भी हम 1 को यानी बिना चर वाला को लेंगे तो उसमें c इंक्लूड नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा कि अगर हम x लेंगे तो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो A1 A2 है वो कभी भी नहीं आएगा। अगर y लेंगे तो इसका गुणांक B1 B2 है वो नहीं आएगा, और अगर अचर को लेंगे तो C1 C2 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि x को हम लोग जब भी लेंगे तो B1 होगा और B2 होगा, और यहाँ क्या होगा, C1 होगा और C2 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, A1 होगा, A2 होगा। बस
जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं A1 से, उसी तरह यहाँ हम लोग को B1 से स्टार्ट करना है ना। BCAB इस तरीके से याद रखना है। और वज्र गुणन कहने का मतलब है कि सर इसमें तिरछा गुना ऐसे होता है। आपके पास बुक होगा तो आप पेज नंबर 67 निकाल के देख सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये वज्र गुणन होता है, इस बात को देखिए, ठीक है। इतना देख लेने के बाद उसके बाद क्या होता है कि इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो x जो अब हम इसके बाद जो लिखेंगे वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, x बट्टा में क्या लिखते हैं B1C2, क्या लिखते हैं B1C2, और ये माइनस का साइन होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको घटाते हैं किसके साथ, B2C1 के साथ, B2C1 के साथ, ठीक है। उसके बाद जब हम y लेंगे तो क्या होगा C1A2 माइनस होगा, हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा C2A1, क्या हो जाएगा C2A1। और जब हम यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 के साथ मेरा क्या हो जाएगा, देखिए A1B2 माइनस A2B1 इस बात को आप समझ रहे होंगे, सॉरी नहीं दिखा आप लोग को, चलिए फिर से समझाते हैं, ठीक है। क्या हो गया कि B1C2 यहाँ पर, फिर माइनस, फिर B2C1, ठीक है। फिर y के लिए C1A2, देख लीजिए C1A2 और C2A1 माइनस C2A1। फिर 1 के लिए क्या हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1 इस तरीके से हम लोग ने लिख दिया। तो क्या सर हर बार इस तरह से करना जरूरी है? नहीं बच्चों, ऐसे करने की आवश्यकता एकदम नहीं है। आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को बनाएंगे अपने से। मैंने आप लोगों को अभी बोला कि जब हम x को लेंगे तो इसका गुणांक नहीं लेंगे। देखिए x में कहीं पर भी a है नहीं है, y में कहीं पर भी b है नहीं है, और अचर वाले में कहीं पर भी c है नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद सर अगर हम b का 1 लेंगे तो c का 2 लेंगे, b का 2 लेंगे तो c का 1 लेंगे, अगर c का 1 लेंगे तो a का 2 लेंगे, अगर c का 2 लेंगे तो a का 1 लेंगे। इस बात को याद रखना कि 1 1 नहीं आएगा और 2 2 नहीं आएगा, 1 2 आएगा या फिर 2 1 आएगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब कहाँ पर कैसे होगा सर, इस बात को समझना है। तो BCCA AB ये याद रखना है, BCCA और AB ये याद रखना है, BCCA और AB इस बात को याद रखना है, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप जो ये देख रहे हैं इसी से सारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस ये बात को याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप देखते ही देखते बहुत सारा क्वेश्चन इतना आसान तरीके से बन जाएगा कि एकदम आप शॉक्ड हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग पहले समीकरण को लिखते हैं, और सबसे पहले इसमें कहा गया है कि सर पहले उसका ये निकालिए, उसकी स्थिति निकालिए कि क्या उसका अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर उसका कोई हल नहीं है। अगर उसका अद्वितीय हल की स्थिति में है, अगर वह अद्वितीय हल की स्थिति में है तभी उसे हम वज्र गुणन विधि से ज्ञात कर सकते हैं, इस बात को बोला गया है। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेंगे, है ना। फिर से एक बार लिख दे रहे हैं 3.5, है ना, 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। इस बात को हम लोग लिख रहे हैं x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, चल नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे ये चीज़ दिया हुआ है, और इसी से हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल में इसका स्थिति निकालने के लिए पहले हमको A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमको निकालना होगा, और सॉल्व करने के लिए भी चाहिए। तो हल में आप चाहे तो लिख सकते हैं, एक बार मैंने जैसा कहा है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने ये भी कहा है, आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर अचर वाले का वैल्यू लेफ्ट साइड पे है, यानी लेफ्ट साइड पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है, तो दोनों का ही लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, और अगर राइट साइड पे है तो फिर दोनों का ही राइट साइड पे होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब A1 बराबर क्या है, देखिए 1 है ना, A2 बराबर क्या है, देखिए क्या है 3, B1 बराबर क्या है, देखिए 3 है ना, गलत नहीं कीजिएगा, माइनस 3 है, और B2 बराबर क्या है -9, C1 बराबर क्या है -3,
और C2 बराबर क्या है -2। ये बात को ध्यान में रखते हुए तो चलिए हम लोग पहले इसकी स्थिति निकालते हैं। तो स्थिति निकालने के लिए हमको इसका अनुपात चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे कहने का मतलब है कि सर A1/A2 निकालेंगे, तो A1/A2 देख रहे हैं सर 1/3 हो रहा है। B1/B2 निकालेंगे सर, तो B1/B2 हम देख रहे हैं सर यहाँ पर भी क्या रहा है 1/3 ही आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी 1/3। और C1/C2 जब हम निकाल रहे हैं सर तो क्या आ रहा है -3/2 आ रहा है। यानी कि सर 2 का अनुपात बराबर हुआ, यानी A1/A2 बराबर हुआ B1/B2 के, परंतु सर C1/C2 के बराबर नहीं हुआ। ये बात को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि C1/C2 के बराबर नहीं हुआ। तो ये क्या कंडीशन बताता है सर कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या बताता है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः इस समीकरणों का, या समीकरण का लिख दीजिए, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है ना। इस समीकरण का कोई हल नहीं है। इस बात को समझ पाए बच्चे आप लोग। इसके बाद चलिए एक हल वाले को हम लोग बनाएंगे जिसका कोई हल होगा, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। उसमें हम लोग बीजगणित विधि को यूज करेंगे। क्या करें हम लोग डायरेक्ट हल पे लिखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 करा 2x + y = 5 और क्या करा है 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे। इक्वल टू की इस साइड पे इसको नहीं रखना है, एक भी संख्या की इस साइड पे नहीं रखना है, चाहे वो C1 C2, उसको सबको क्या करना है हमको लेफ्ट साइड पे ले आना है। ठीक है, इस बात को ध्यान पे रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या करना है इस पर हम लिखेंगे 2x + y, इसको इधर ले आएंगे -5 = 0, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 3x + 2y = -8 = 0, ये 2 हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि = के राइट साइड पे 0 करना है, C1 C2 को अंदर करना है। पहले जैसे था कि अगर बाएं में है तो बाएं में ही रखना है, दाएं में है तो दाएं में ही रखना है। तो इस पर एक कंडीशन है कि इसको सबको क्या करना है, सबको बाएं साइड पे ले आना है। ठीक है, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो चलिए पहले हम लोग A1 A2 का वैल्यू लिखते हैं। A1 A2 2 3, B1 का मान 1, B2 का मान 2। यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि सर इसका कोई अद्वितीय हल होगा। यहाँ से C1 -5 C2 -8 है ना। तो A1/A2 मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2/3 दिख रहा है। उसके बाद B1/B2 मेरा क्या हो जाएगा सर 1/2। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, इस बात को देख लिए, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए समीकरण के क्या लिख देंगे अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल है। इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए समझाने में सुविधा हो इसलिए मैं यहीं पर ही बना देता हूँ इसको, इस सॉल्यूशन को। तो देखिए मैंने आपसे कहा है कि आप वो वज्रगुणन वाला डायग्राम बनाए या ना बनाए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वज्रगुणन हम यहाँ लिख लेते हैं, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने लिख लिया। और वज्रगुणन विधि का चलिए एक बार हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, x/ क्या हो जाएगा, मैंने बताया था BC, तो B1 C का 2 B का 2 तो C का 1। उसके बाद क्या बोले थे CA, तो CA क्या हो जाएगा C का 1 A का 2 और C का 2 A का 1। उसके बाद 1 अचर वाला CA के बाद क्या बोले थे AB, तो A का 1 B का 2 और A का 2 तो B का 1। ये हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से। उसके बाद बस हम लोग यहाँ से देख के वैल्यू पुटिंग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग कर देंगे। तो देखिए B का 1 यानी 1 और C का 2 यानी -8। ठीक है, B का 2 यानी 2 और C1 का -5 तो -5। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद देखिए Y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। C का 1 यानी -5, A का 2 यानी 3, माइनस C का 2 यानी -8 और A का 1 यानी कि 2। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एडजस्ट हो पाएगा, नहीं होगा तो हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं 1/। ठीक है, A का 2 A का 1, देखिए A का 1 तो A का 1 मेरा यहाँ देखिए A का 1 2 है, A का 1 2 है। B का 2 तो B का 2 क्या है 2 है। A का 2 3 है और B का 1 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
बस कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन जो हो रहा है उसको होने देना है। -8 देखिए 1 इंटू -8 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, 5 2 10 हो गया। उसके बाद y हो गया -15 है ना, माइनस माइनस प्लस 8 2 16, 1/2 2 4 -3 1 3। अब ध्यान से देखिए x बाई यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, बड़ा के सामने प्लस है तो पॉजिटिव होगा, बड़ा के सामने प्लस है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ से 1 यहाँ से 1। अब क्या करना है, बस एक एक करके ले लेना है ना। लिखेंगे अब, ठीक है, अब x/2 = 1 और y/1 = 1/1। 1/1 ही लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को 1 के साथ x, 2 का 1 के साथ 2 एंड y = 1। तो ये हमारा वैल्यू हो गया है ना, ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने में। तो इसके आगे हम लोग और भी देखेंगे कि वैल्यू कुछ निकालने का है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको वैल्यू निकालने के लिए मिलेगा, है ना। बनाइएगा, 2 क्वेश्चन और है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से बनाइएगा, जो जिसमें से एक क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका आ जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाएगा, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाएगा, और जो 4 होगा वो सिर्फ आएगा अद्वितीय हल। तो इसको आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है सिर्फ आपको वही बनाना पड़ेगा, 3 का तो बस स्थिति निकाल के छोड़ देना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या कह रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए ये पूछ रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, ये आप जानते हैं कि सर जब अनुपात जो है वो तीनों का बराबर हो जाए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इन तीनों का अनुपात जब बराबर हो जाएगा सर, तब हम कह पाएंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये बात हम लोग तब साबित कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको साबित करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा बट बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर 2x + 3y = 7, और क्या कह रहा है a - b x + a + b y, उसके बाद क्या है बराबर 3a + b - 2, ये कह रहा है। और यहाँ से हमको a और b का मान निकालने के लिए बोला है। कैसा मान कि सर उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये साथ साथ बोला ही है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। सर ऐसे कुछ a और b का वैल्यू बताइए जिसमें से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग हल में इसको लिखते हैं, ठीक है। 2x + 3y = 7, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिए हैं। उसके बाद क्या है a - b x + a + b y 3a + b - 2, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब सबसे पहला कंडीशन कि यहाँ पर बोल दिया है ना, कि क्या बोल दिया है कि सर अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो जब यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तब क्या होता है कंडीशन कि सर सबका अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग सबका अनुपात निकालते हैं डायरेक्ट। देखिए अब हम लोग बार बार बच्चों की तरह a1 a2 का वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। a1/a2 यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। a1 a2 जो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। तो अगर आप नहीं तो ये भी आप लिख सकते हैं सर a1 एक पहले वैल्यू लिखें फिर a2 का हम लोग वैल्यू लिखें, ऐसे भी हो सकता है 2, यहाँ से हो जाएगा a - b, फिर b1 का वैल्यू हो जाएगा 3, c1 का वैल्यू हो जाएगा a + b, और सॉरी b2, और c1 का वैल्यू हो जाएगा 7, और c2 का वैल्यू हो जाएगा 3a + b - 2। ये हो गया सर, इतना तक तो समझ गए। अब बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल। अब क्या बोला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो क्या होगा सर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा सर c1/c2। ये समझ रहे हैं कि सर ये सभी बराबर होंगे। तो चलिए a1/a2 लिखते हैं। तो a1/a2 मेरा क्या है
A1 मेरा 2 है, A2 मेरा A माइनस B है, B1 बाई B2, तो B1 मेरा क्या है, B1 मेरा क्या है 3 है, और B2 मेरा क्या है A प्लस B है, C1 मेरा क्या है 7 है, और C2 मेरा क्या है 3A प्लस B माइनस 2 है। तो देखिए जब इतना आ जाए ना तो दो का पेयर बना लीजिए, दो का पेयर बना लीजिए, मतलब इसको इसका बना देते हैं और इसका इसके साथ बना देते हैं। देखिए कैसे बनाना है, उफ हवा चल रही है, ठीक है। तो कैसे बनाना है चलिए बताते हैं, ठीक है। 2 और 3, और क्या होगा, और अगर हम लोग देखें तो एक इसके साथ, देखिए बराबर है, हम बराबर तो लिख ही सकते हैं, है ना। इस तरीके से क्या कीजिए, आप पेयर बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। तब हमको सॉल्व इक्वेशन आएगा 2, तभी तो सॉल्व होगा। तो इस तरीके से हम लोग दोनों पेयर बना लेंगे। बोलेगा सर 2 बार इसको क्यों लिए, तो 2 बार नहीं लिए, एक बार इसको इसके साथ बराबर करके दिखाएं, इसको इसके बराबर करके दिखाएं, और इसको बराबर करके दिखाएं। देखिए बराबर तो तीनों है, एक दूसरे से बराबर है। आप इसको भी यहाँ पर ले सकते थे, आप इसको भी यहाँ पर ले सकते थे, ठीक है, बट 2 समान नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसको ले लिए, इसको भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्रॉस गुना कर दीजिए, तिरछा गुना कर दीजिए, तो ये 2 के साथ गुना होगा, तो 2 के साथ जब गुना होगा तो देखिए ये दोनों 2 के साथ गुना होगा, यानी 2A प्लस 2B, और ये 3 के साथ गुना होगा तो 3A माइनस 3B, है ना, 3A माइनस 3B। उसके बाद क्या होगा, और देखिए हम लोग लिखते रहेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 3A और 3A गुना होगा तो 9A प्लस 3B, और माइनस 3 2 जा 6, और ये गुना होगा तो 7A प्लस 7B, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, छोटा रूप बनाएंगे, जो घटेगा उसको घटाएंगे। तो देखिए क्या किया जाए, तो इसको इधर ले आते हैं, 2A माइनस 3A, और इसको उधर भेज देते हैं, माइनस 3B माइनस 2B, ठीक है। तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा A, तो देखिए बड़े के सामने माइनस है तो माइनस, और ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, बट साइन क्या लग जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया, यानी A बराबर 5B निकल के आया। और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना, 9A माइनस 7A ये मिला। उसके बाद 3B प्लस में 3B माइनस में 7B, और ये माइनस में तो उसको उधर भेज दिए, प्लस में 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस 2A हो जाएगा, ओनली 2A हो जाएगा, क्योंकि बड़ा प्लस के है, 9 जो है वो प्लस में है 2A, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4B, और यहाँ हो जाएगा 6। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 2 यहाँ से कॉमन निकाल लें तो A माइनस 2B इज इक्वल टू 6, तो A माइनस 2B इज इक्वल टू 6/2, यानी कि क्या हो जाएगा 3, ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये मेरा निकल गया। अब इस A के मान को, अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लग रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लग रहा है, हल किसी भी विधि से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि लग रहा है, तो इसमें हम लोग को सुविधा होगा कि A का वैल्यू दिया हुआ है 5B सर, तो डायरेक्ट उस पर हम लोग पुट कर दें, क्यों ना, तो A का मान, है ना। अब देखिए ये हो गया, तो कुछ नाम दे दीजिए, ऊपर हम लोग 1 2 दिए थे, तो इसको 3 और इसको 4 दे देते हैं, और यहाँ लिख दीजिए A का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रखेंगे A बराबर 5B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5B माइनस 2B बराबर 3, तो यहाँ पर देखिए 5B में 2B जाएगा तो 3B इज इक्वल टू 3, तो B बराबर 3/3 यानी कि 1, यानी B बराबर क्या आ गया 1। अब B का मान, है ना, दिख रहा है ना, B का मान किस पे रखेंगे, B का मान समीकरण 1 पे ना, 3 पे, 3 में रखने पर, तो देखिए जब हम 3 में रखेंगे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 1, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो ध्यान से देखिएगा क्या मेरा आया वैल्यू, A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 1, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यही चीज़ हमसे पूछा था कि किस मान के लिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो जांच कर सकते हैं, A और B का मान उस समीकरण में पुट करके, तो आपका क्या आएगा कि तीनों का ही अनुपात बराबर आएगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीनों का ही जो बराबर होगा वो अनुपात जो होगा वो बराबर ही आएगा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसी का 2 का ही 2 दिया हुआ है कि K के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 का, वो कंडीशन हम लोग लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे में
3 और 4 का कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा कुछ, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 का 1 हम लोग लिखते हैं। 2 का 1 क्या है, 3x + y = 1 और 2k - 1x + k - 1 y = 2k + 1, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है, अब इसी को हमको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, है ना। हल में क्या लिखेंगे कि जो वैल्यू जो हमको मिला उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, उसको लिख लेते हैं, आसानी होगा। पहले एक तरफ कर लेते हैं, 3x + y - 1 = 0 1। देखिए इस पर ये खास ध्यान रखिएगा कि दोनों जो होना चाहिए लेफ्ट साइड पे ही होना चाहिए, ठीक है। 2k - 1x + k - 1y, अब इसको माइनस पे इधर ले आएंगे तो 2k + 1 ब्रैकेट पे रख देते हैं पूरा का माइनस, और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2 लिख लिए। अब a1 a2 का वैल्यू लिखते हैं। a1 मेरा क्या है 3, a2 मेरा क्या है 2k - 1, b1 मेरा क्या है 1, b2 मेरा क्या है k - 1, c1 मेरा क्या है -1 और c2 मेरा क्या है -2k + 1, ठीक है। ये हम लोग का मान मिल गया a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का। अब यहाँ से एक कंडीशन बोला है कि सर इसका कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है, समीकरण का यदि लिख लीजिए, यदि समीकरण का कोई हल नहीं हो तो क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 का। तो जो बराबर नहीं होगा उसको तो हम लोग लेंगे नहीं, सबसे पहला बात, क्यों बराबर है ही नहीं तो उसको हम लोग फिर लेंगे कैसे, किस कंडीशन किस आधार पे लेंगे, ये बात यहाँ पर चला गया। अब a1/a2, तो a1 मेरा क्या है 3, a2 मेरा क्या है 2k - 1, अब b1 मेरा क्या है 1 और k - 1, देख लिए। तो एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सर जब भी बोलेगा कि कोई हल नहीं तो सिर्फ एक चर का मान निकालने के लिए देगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ k दिया हुआ है, और अगर बोल दिया अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो फिर 2 चर का मान निकालने के लिए देगा। ये आप दिमाग पे बैठा लीजिए, ठीक है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करके मान निकाल देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुना करेंगे तो 3k इसके साथ गुना हो जाएगा और ये 2k - 1, तो यहाँ से निकल के आएगा मेरा क्या 3k - 3 = 2k - 1। अब ये हो गया 3k और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर चला जाएगा तो ये प्लस में। तो ध्यान दीजिए 3k में 2k गया तो क्या बच गया k और -1 + 3 2, यानी k का मान मेरा क्या आ गया 2 आ गया, और बहुत आसानी तरीके से आ गया। तो k के मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, क्या, तो वो 2 है। तो चलिए बच्चों आज का सेशन यही हम समाप्त करते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य है कि ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जिसको इसकी आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है, ठीक है। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और डेली सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड होती है और उसी टाइम पे अपलोड होगी। बाय चांस कभी कोई टेक्निकल इशू होने के कारण अगर नहीं हो पाती है तो कुछ लेट से सही, बट वीडियो अपलोड होती है। तो चलिए बच्चों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।